गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हो गया? किसको गाने याद आ रहे हैं? चलो देखो, अभी तक जो हमने बात की थी, थोड़ा सा हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, कोई बताएगा मुझे? लो ऑब्जेक्टिव से थोड़ा याद आ जाए तो। रोड की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड याद आया? कैसे कर रहे थे फाइंड आउट? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। देखो ये याद आया कुछ? यस सर। ये निकाला था हमने एक रोड की वजह से, उसी की एक्सिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड। बोलो आया याद कुछ या नहीं आया? GML अपॉन में 1/a माइनस 1/a प्लस एल। ये कौन से पॉइंट पे था? उसकी एक्सिस पर था या उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर निकाला हुआ है? सर उसकी एक्सिस एक्सिस पे। एक्सिस पर ही निकाला हुआ था, याद है ना? इसको भूलना तो नहीं है अब। क्या सर? GM अपॉन एल 1/a माइनस 1/a प्लस एल। ठीक। उसके बाद हम बात कर रहे थे उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर। परपेंडिकुलर एक्सिस पर सर ये किया था हमने, याद है आपको? यहाँ से एक हमने छोटा सा मास काटा था dx लेंथ का, इसकी वजह से देखा था। तो हमने देखा यहाँ पर जो DE आया उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी, और इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो हो गया था बच्चे DE कोस फाई और DE साइन फाई। याद आया? तो नेट फील्ड के दो कंपोनेंट आए, एक DE साइन फाई, एक आया DE कोस फाई। तो अब DE कोस फाई को हमने अलग से इंटीग्रेशन किया था और DE साइन फाई को हमने अलग से इंटीग्रेशन करना था। हमने जो इंटीग्रेशन किया था वो किया था DE कोस फाई का, जिसमें DE की हमने वैल्यू पुट करी थी क्या? GDM अपॉन में R। और DM की वैल्यू हमने ऐसे निकाली थी कि L लेंथ में मास M है, यूनिट लेंथ में मास क्या हो जाएगा? M/L। तो DX लेंथ में कितना हो जाएगा बच्चे? M/L इंटू DX। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके फिर हमने देखा था यहाँ पर कितने वेरिएबल थे बच्चे? 3 वेरिएबल थे। एक तो X था, एक फाई था, और तीसरा क्या था बच्चे? देखो ध्यान से। R। लेकिन हमने अपने रूल में पढ़ा था कि कितने वेरिएबल होने चाहिए? कम से सिर्फ एक ही, सिर्फ एक वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है ना? तो हमने इन सबको कौन से वेरिएबल में चेंज करने की कोशिश करी थी, बताओ? याद हो तो किसी को? फाइव। फाइव। और हमने सबको किया भी था फाइव में चेंज। और फाइव में चेंज करने के लिए एक्स को तो हमने लिखा, DX को हमने लिखा ये, तो कहाँ गया ये? हाँ, एक्स को हमने लिखा था A टेंजेंट फाई, R को लिखा था A अपॉन कोस फाई। राइट। यहाँ से हमने फिर DX की भी वैल्यू पुट करी थी। सब वैल्यू पुट करके हमारे पास ये फॉर्मूला बना था, याद है? सिर्फ एक छोटा सा क्या फॉर्मूला बन गया था सर? ये ई नेट इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, GM अपॉन AL मल्टीप्लाई बाय में कोस फाई डी फाई। बाकी सब हमने क्या कर दिया था? एलिमिनेट कर दिया था। अब एक बात बताओ मेरे को, जब यहां तक कर दिया, अब इसकी लिमिट्स भी चेक कर लेते हैं। मैं हल्का सा डायग्राम दोबारा बनवा देता हूं आपको ताकि याद रह जाए। ये लेंथ थी रोड की, राइट। इसका एक एंड पे हमने ऐसे डाला था, याद कर रहे हो सब? धीरे धीरे याद आ रहा है सबको? थोड़ा थोड़ा टाइम हो जाता है ना हमें। यहाँ पर हमने DM मास काटा था बच्चे, इसकी वजह से कितना एंगल बना रहा था ये? यहाँ से फाइव, थीटा, सॉरी। और DX इसकी लेंथ थी। ये डिस्टेंस हमने R लिया था, और ये डिस्टेंस क्या लिया था बच्चे? A लिया था। और ये हमने लिया था X। अब हमने फाई हमारा वेरिएबल रह गया, तो इसकी जो लिमिट लगेंगी वो भी किसकी फॉर्म में लगती है? हमेशा वेरिएबल की फॉर्म में। तो वेरिएबल हमने क्या लिया है? फाई। तो लिमिट भी किसकी फॉर्म में लगेंगी? फाई एंगल की फॉर्म में लगेंगी, है ना? और लिमिट कैसे लगाते थे? लिमिट सर ऐसे लगाते थे कि अब मैं डिफरेंट जगह पर DM जब काटूंगा, पूरी रोड कवर होनी चाहिए। तो आप देखो, पूरी रोड कवर करने के लिए एक तो DM सबसे ऊपर काटना पड़ेगा, और उसके बाद सबसे नीचे। तो सबसे जब ऊपर काटूंगा तो मान लो यहां से जो एंगल बनेगा, ये इसको बोल दिया मैंने θ1। और जो सबसे नीचे से बनेगा उसको क्या बोल दिया? θ2। θ2।
और इनके बीच में सारे आ ही जाएंगे सर। तो लिमिट कहाँ से कहाँ डालोगे बच्चे? थीटा नीचे से चलो, थीटा 2 से थीटा 1 1। तो अगर थीटा 2 से थीटा 1, देखो जब थीटा 2 काटोगे तो एम यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे ऊपर जाते जाते रोड पूरी कवर हो जाएगी। तो कहाँ से कहाँ? थीटा 2 से थीटा 1। बट आप देखो थीटा 1 तो बच्चे इस डायरेक्शन में है, लेकिन थीटा 2 इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। थीटा 2 कौन सी डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। गुड इवनिंग बच्चे। और थीटा 1 कौन सी डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज को लेता हूं मैं नेगेटिव। कैसा ले रहा हूं? नेगेटिव। तो और ये क्या हो गया मेरा? पॉजिटिव। तो लिमिट थीटा 2 से थीटा 1 नहीं, क्या लिखेंगे? माइनस थीटा 2 से थीटा 1 प्लस थीटा 1। बस अब तो कुछ करना ही नहीं। ई नेट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? जीएम बाय एल। कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है आप खुद बताओ? साइन साइन बाय साइन फाई। और लिमिट कहाँ से कहाँ है? माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। थीटा 1। तो ई नेट अब क्या आ जाएगा बच्चे? जीएम बाय एल। अब पहले अपर लिमिट करेंगे तो साइन थीटा 1, राइट। और फिर लोअर लिमिट करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा 5 प्लस साइन थीटा 5। हाँ, समझ में आ रहा है कि सबको? साइन थीटा 2, ये इसका क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास? आंसर। अगर जिसको अब डेरिवेशन में ज्यादा दिक्कत रहती है कि भाई डेरिवेशन बहुत, तो वो इस रिजल्ट को भी दिमाग में रख सकता है। एक रोड की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर वो कितनी आई है बच्चे? जीएम अपॉन एल साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर है सबको? यस सर। कुछ भी डाउट रह जाए तो अच्छे से देख लो एक बारी। कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा वो एक बार पूछ लेना। आई यहाँ तक अब हमारा काम पूरा हो चुका है। देखो अच्छे से। मैं फोन कहाँ रखा है अपना? आप लोग इसको रिवाइज करो एक फटा सेकंड, 1 सेकंड में। उसके बाद हम इसका डिफरेंट केस करेंगे। आपके पास 1 मिनट है, अच्छे से देखो इसको। अगर स्लाइड आगे पीछे करनी है तो कर दूंगा मैं। हाँ बोल। करें क्या? बोलो बोलो फटाफट। देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। तो पीछे करना। चले भाई आगे, या कुछ रह रहा है? बताओ बताओ, फिर मैं पूछूंगा अगर तुमने नहीं पूछा तो कुछ। देखो ध्यान से इसको, देखो अच्छे से देखो। फिर मैं पूछूंगा एक चीज, अगर तुमको समझ में आ गया है तो थोड़ा सा रिवाइज करो। कल वाला काम था, मतलब नेक्स्ट पिछली क्लास में किया था ना ये सेम वाला? हमने किया था या नहीं किया था? बताओ फटाफट। यस सेम सर। चीज की थी। ट्राई करो एक बार और। सब अपनी अपनी नोटबुक में स्टार्ट करो इसको लिखना। एक पेपर लो अपना, एक रोड बनाओ सब फटाफट।
जल्दी जल्दी कर दो भाई थोड़ा सा, हाँ या ना, कुछ भी नहीं बोल रहे तुम लोग तो। तो कर रहे हैं। करो करो, ट्राई करो एक बार, हल्का सा एक बार रिवाइज हो जाएगा ना बच्चे, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर मैं एक चीज पूछूंगा इसके अंदर, एक ट्विस्ट सा बताना फिर मेरे को, इसीलिए मैं खड़ा हूं बस वही चीज एक्सप्लेन करने के लिए, वरना ये आगे बढ़ चुके होते हम तब तक। मैं चाहता हूँ तुम खुद देखो इसको, वरना फिर नेक्स्ट डेरिवेशन में कराऊंगा उसको मैं। नहीं, चलो कोई बात नहीं, हमने तो कराया है, आप देखो अच्छे से, फिर भी किसी को कोई भी डाउट रहता है तो एक बार अच्छे से इसको ध्यान से निहार लो। क्या Yes, किया है, अप्रोच वही है सर अपनी। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या काटा था बच्चे, डीएम मास काटा था, उसके बाद उसके क्या देखी थी, फील्ड देखी थी। उसके बाद टोटल के लिए उस फील्ड के बाद उस फील्ड के हिसाब से टोटल का क्या कर दिया था बच्चे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर दिया था। और इंटीग्रेशन का एक ही रूल सर, क्या, एक वेरिएबल बाकी सब, बाकी सारे कांस्टेंट। और जो लिमिट्स लगी है वो वेरिएबल की टर्म में। यहाँ पर जो वेरिएबल था वो कौन था हमारा, फाई। फाई था, तो लिमिट्स भी फाई यानी थीटा की फॉर्म में लिखी हुई है। जो बच्चे बाद में आए थे तो देखो हमने कुछ नहीं किया आज अभी तक, हमने सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिखी थी, ये तो हम कल ही छोड़ गए थे। इसकी लिमिट्स लगाई हैं आज। लिमिट्स क्या लगाई हैं सर, क्योंकि एंगल वेरिएबल है तो एंगल की फॉर्म में लिमिट लगी है। इस पूरी रोड को हमने कवर करना है, तो कवर करने का तरीका है, एक तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर काटू मास, और एक सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे। तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे काटा तो मान लिया यहाँ से एंगल बन रहा है थीटा 2, और जब ऊपर वाले पॉइंट से काटा तो मान लिया एंगल बन रहा है थीटा 1। लेकिन दोनों की एंगल की डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये कौन सी वाइज है, क्लॉकवाइज है सर। एंटी क्लॉकवाइज को मैंने नेगेटिव लिया और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, इसलिए इसकी लिमिट लगी -थीटा 2 से +थीटा 1। कोस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, मैंने बस लिमिट्स पुट कर दी और कुछ नहीं किया। क्लियर है बच्चे, हाँ या ना। यस देखो सर। ठीक, आओ अब थोड़ी सी और बात करते हैं हल्का फुल्का, आपको थोड़ा सा समझ में ज्यादा आ जाए। देखना, ये सब तो हम करते हैं, लेकिन मैंने आप सबको बताया ये कब, ये सब चीजें किसके लिए है सर, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए थी ये सब, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट। मतलब अभी तक हम पॉइंट मास की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मास पॉइंट नहीं है, अच्छा खासा है। तो मास यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है सर, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी जो हमने केस किया वहां पर मास किसकी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड था, इन द फॉर्म ऑफ रोड, इन द फॉर्म ऑफ अ रोड। हमने दोनों केस जो भी करे हैं, कैसे किसके करे हैं सर, रोड के ही करे हैं। एक का रोड, एक टाइम पर रोड ऐसे पड़ी थी, और उससे ए डिस्टेंस दूर हमने क्या देखा था, फील्ड। और दूसरी बार रोड कैसे पड़ी थी बच्चे, ऐसे पड़ी थी, हाँ या ना, देखो। और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमने फील्ड देखा है, यही पढ़ा है या नहीं पढ़ा, देख लो अच्छे से आप। पहले यस वाले सर। केस में हमारा आंसर क्या आया था, आप सबको याद होगा, अभी अभी बताया, GM/L 1/a - 1/a प्लस एल 1/a - 1/a प्लस एल एल। इस केस में क्या आया सर, इस केस में क्या आया था, अभी आया सर, GM/AL एल sin θ1 प्लस sin θ2। 2। लेकिन ये सिर्फ पैरेलल वाला कंपोनेंट आया है सर, इसके दो कंपोनेंट थे, एक तो कौन सा था सर, पैरेलल वाला, और एक कौन सा था सर, ये देखो, ये जो परपेंडिकुलर वाला था, एक तो कोस फाई, और दूसरा कौन सा था सर, डीई पैरेलल। साइन फाई। आते ही बताया ना ये चीज, भाई डीई तो इस डायरेक्शन में थी, इसके दो कंपोनेंट हुए, एक डीई साइन फाई और दूसरा क्या है, डीई कोस फाई। कोस फाई। अभी जो मैंने इंटीग्रेशन किया है वो कोस फाई का किया, यानी वो पैरेलल वाला कंपोनेंट था। कौन सा था सर, पैरेलल वाला कंपोनेंट। तो अभी ये टोटल आंसर है क्या इसका, बताओ सारा, नहीं सर, ये सिर्फ कौन सा है, ई पैरेलल। अभी ई क्या भी निकालना है इसका, ई परपेंडिकुलर। ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, समझ में आ रही है, करेंगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बट आप एक बार खुद से ट्राई करके आओगे तभी समझ में आएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, मैं बताता हूँ। देखो अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन किया इसका किया है ना, डीई कोस फाई का। अब किसका करना है सर, ये वाला पार्ट तो खत्म, अब किसका इंटीग्रेशन करना है, डीई साइन फाई। साइन फाई का।
ये होमवर्क है, मैं यहाँ लिख के भी जा रहा हूँ। अब जो तुमने करना है होमवर्क में, वो क्या करना है सर, डीई जो नेट है वो किसके इक्वल होगा, लेकिन वो परपेंडिकुलर वाला, ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई sin phi। साइन। अब डी दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो इसका तो ई आ जाएगा बस। ठीक, क्लियर है सबको। डी की वैल्यू भी वैसे ही लिखनी है। कैसे लिखोगे डी की वैल्यू, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, जी इंटू dm अपॉन upon r एम की square वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते, कैसे निकालते बच्चे, टोटल लेंथ में मास है कितना, एम, वन में कितना है, एम बाय by l तो हमारे dx लेंथ में कितनी हो जाती थी, m बाय एल इंटू dx। कुछ नहीं dx। करना, सब कुछ सेम है सर, सब कुछ बिल्कुल सेम है, बस वहां कोस फाई था तो यहाँ क्या है, साइन फाई, और कुछ भी चेंज नहीं करना। क्लियर है सबको, करके आओगे सब, बोलो yes ट्राई sir। करके आओगे। ये होमवर्क है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तभी तुम्हें समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। और एट द एंड अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये रिजल्ट दिमाग में रख लेना बस, ठीक है। बट मैं इसीलिए कह रहा हूँ खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि बहुत बच्चे छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर अभी कर लोगे तो 12th में पछताओगे नहीं। अभी भी किसी को नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में मेरे से आकर पूछ ले। चले आगे, बोलो। बस यही डेरिवेशन ज्यादा करवा रहा था मैं, बाकी सब हम भी रिजल्ट ही याद रखवाएंगे। बट एक बार आपको ये डेरिवेशन पे अच्छे सी पकड़ बन जाए ना, बाकी डेरिवेशन तभी करने का फायदा है। चले आगे, बोलो बोलो, चलो। देखो अभी तक sir। जो हम बात कर रहे थे वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की थी। अब आसान सी चीजें हैं, देखो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो हमने बात किया है मास की, पॉइंट मास के लिए तो ये सब वैलिड होता है हमारा न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात होती है तब न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ वैलिड नहीं होता सर। अब नहीं वो जब होता। वैलिड नहीं होता तो हमने देखा उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। इंटीग्रेशन में हमने बहुत सारे केस पढ़े। तो अभी जो हमने केस पढ़ा था वो किसका पढ़ा था बच्चे, रोड का। ऐसे ही हमारे पास केस आएगा बच्चे किसका, रिंग का। ऐसे ही हमारे पास केस आता है डिस्क का। डिस्क का हम इतना करते नहीं बट मैं बता रहा हूं। साथ में किसका आता है बच्चे, स्फीयर का। समझ रहे हो। अब इन सब की डेरिवेशन तो करने से रहे हम, तो इनको कैटेगरी में डेराइव किया हुआ है। मैं बताता हूं कैसे, देखो ध्यान से। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कितनी तरह से हो सकता है, किसी भी मास को हम कितनी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। या तो किसी चीज की लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो, किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो किसी चीज की मास, लेंथ पर। मतलब एक रोड है तो उसकी लेंथ पर मास डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको बोलते हैं सर लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं सर, linear mass distribution। जब भी मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अलोंग length। लेंथ। ठीक है, तो यहां पर जो क्वांटिटी आती है ना उसको बोलते हैं मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं सर इसको, मास डेंसिटी। लेकिन कौन सी वाली सर, लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलोगे, लीनियर मास डेंसिटी। और इसको लिखते हैं लैम्डा से। किससे लिखते हैं बच्चों, लैम्डा। lambda। मेन मेन चीज है, देखो ध्यान से, किससे लिख रहे हैं, लैम्डा से। अब लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, अच्छा नॉर्मल डेंसिटी होती है तो उसको क्या लिखते हो, मास बाय volume। वॉल्यूम। लेकिन ये लीनियर मास डेंसिटी है, इसको लिखते हैं मास बाय लेंथ। समझ में आ रही है क्या फर्क है दोनों में, बोलो, देख लो अच्छे से। इसको क्या बोलते हैं सर, मास बाय लेंथ। क्लियर है, ये लैम्डा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ हाँ ना बोलो। yes sir। बाकी सबको समझ में नहीं आ रहा, सुहानी, दिशा, सेजल, परमिंदर, पल्लवी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या बच्चे, हाँ ना तो बोलोगे। yes sir। क्या ये सर, फटाफट बोल के बंद कर दिया माइक, हाँ ना क्या, परमिंदर, दिशा, तुम्हें। अरे मैं भी अब से ऐसे करने लग जाऊंगा ये माइक और ये, मैं भी सिर्फ यही करने लग जाऊं। माइक ऑन करके बोलो भाई सब, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सर आ रहा yes है। sir। आ रहा है। हाँ, तो ऐसे बोलो, अगर नहीं आ रहा तो भी बोलो। मास को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर मास लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसको बोलते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेंथ की जगह दो डायमेंशन आ जाए, दो डायमेंशन का मतलब दो साइड्स, तो उसको बोल देते हैं एरिया। क्या बोल देते हैं, एरिया। तो इसको बोल देंगे एरियल डिस्ट्रीब्यूशन।
अब एरियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगी सर, इसको लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं इसमें, और इधर क्या हो जाएगा सर, एरियल डेंसिटी। तो यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुक्का लगाओ थोड़ा सा, अगर यहाँ मास पर यूनिट लेंथ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया। एरिया। बात खत्म। तो इसको लैम्डा से लिख दिया, इसको किससे लिख दो, सिग्मा से लिख दो, बस। ऐसे ही क्या होता है सर, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम में क्या हो जाएगा सर, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको क्या लिख देते हैं, रो से। समझ में आ रहा है क्या तीनों डेंसिटी में फर्क, एक होता है लैम्डा, एक होता है सिग्मा, और तीसरा क्या होता है बच्चे, रो। सिग्मा, अगर मैं बोल दूं लैम्डा, तो लैम्डा का मतलब मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे, सिर्फ और सिर्फ लेंथ पर। अगर मैं बोल दूं रो, रो वॉल्यूम, तो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम का मतलब इनसाइड में भी। और एरियल का बोल दूं, सिग्मा बोल दूं, तो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ एरिया पे। ठीक है, इसी तरह अच्छा, किसी चीज की सिर्फ एक ही लेंथ हो और कोई डायमेंशन ही ना हो, तो वो 1D में होगा, 2 डायमेंशन में होगा, या 3 डायमेंशन में होगा, सिर्फ लेंथ है उसके पास, क्या बोलते हैं उसको, 1 डायमेंशन बॉडी, 2 डायमेंशन बॉडी, या 3 डायमेंशन बॉडी, 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन। तो जितनी भी 1 डायमेंशनल बॉडी है उसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, लैम्डा का। ठीक, 2 डायमेंशन में क्या हो जाता है सर, लेंथ के साथ साथ क्या भी आ जाती है सर, ब्रेथ भी आ जाती है सर, विड्थ भी आ जाती है, तो 2 डायमेंशन हो जाते हैं। तो जितने भी लेंथ और ब्रेथ मिलकर क्या बनाते हैं बच्चे, एरिया। इसीलिए जो 2D डायमेंशन वाले बॉडीज हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं, लाइक होलोस्फियर। होलोस्फियर, सॉलिड स्फीयर नहीं, होलोस्फियर। अच्छा, वॉल्यूम में क्या हो जाएगी सर, लेंथ तो होएगी, ब्रेथ भी होगी, और साथ साथ क्या भी आ जाएगी, हाइट। हाइट भी आ जाएगी। इसीलिए इसमें कौन सी डायमेंशन वाले आ जाएंगे, सारे 3 डायमेंशन वाले। अब जो रोड है, हमने जो रोड अभी पीछे डिस्कस करी है, वो सिर्फ लेंथ वाली रोड की है, ऐसा इमेजिन किया हुआ है, उसके पास कोई भी ब्रेथ नहीं है। अगर उसकी ब्रेथ नहीं है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, आप खुद बताओ, सिर्फ लेंथ है उसके पास, लीनियर में, एरियल में, या वॉल्यूम में, सोचो। अगर सिर्फ लेंथ है उसके पास तो लीनियर में। लीनियर में आएगी, तो वहां पर कौन सी डेंसिटी होगी, लैम्डा, सिग्मा, या रो, लैम्डा। लैम्डा। इसीलिए हमने जो आंसर निकाला था अभी, ये निकाला है ना, तो लैम्डा, लैम्डा क्या फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट क्या, लेंथ। तो M/L की जगह क्या लिख दोगे यहाँ पर, बस लैम्डा। तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला बच्चे, जी, M/L की जगह क्या लिख दिया, लैम्डा लैम्डा। अपॉन ए, साथ में क्या है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है क्या सब, बताओ, हाँ या ना। देखो, कोई भी डिफरेंट था, कुछ भी मुश्किल था अब इस केस में, लैम्डा पहचानना आना चाहिए। अब देखो, जितनी भी 1 डायमेंशन है सब में क्या होगी सर, लैम्डा ही होगी। जितनी भी 2 डायमेंशन बॉडीज है उसमें क्या होगी सर, सारी सिग्मा। सिग्मा होगी। और जितनी भी 3 डायमेंशन बॉडी है उसमें क्या होगी सर, रो रो। होगी। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही हम आगे भी करते हैं सर, रिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिंग की बात करते हैं। अब रिंग में भी सर ऐसा ही करना होता है, मैं आपको हिंट देता हूं, अभी करेंगे हम मेन स्फीयर का सबसे पहले, बट आपको हल्का सा हिंट दे दूं मैं। रिंग दिख रहा है आपको, रिंग ये दिख रही है, ये रिंग, बताओ। एक दिन और इसकी डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन में आपको बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। मैं तो सिर्फ इसीलिए करवा रहा था क्योंकि आपको पेपर में इसकी दिक्कत ना हो, सिर्फ इसीलिए। अब मैं रिंग का भी एग्जांपल दूंगा, इसका रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ बताऊंगा कि कैसे करते हैं। देखो, रिंग है, रिंग भी 1 डायमेंशन बॉडी में आती है, तो इसका जो मास है वो भी कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सर, इसकी सब बोलो। 1 1 डायमेंशन। डायमेंशन मतलब लेंथ में, एरिया में, या वॉल्यूम में, बताओ। लेंथ में। लेंथ में होगा सर, हाँ या ना, अच्छे से देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो। नहीं, अब इस रिंग का रेडियस मान लो r, ठीक। अब इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर मेरे को P पॉइंट पर क्या बताना है सर, ग्रेविटेशनल फील्ड।
अब जिसने पीछे वाला मिस किया था वो ध्यान से सुनो। अप्रोच क्या थी सर, सबसे पहले क्या करो, अगर ग्रेविटेशन, अच्छा ये रिंग कैसे पड़ी है सर, ये रिंग ऐसे पड़ी है, दिख रही है ऐसे, ऐसे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना सबको, हाँ या ना, यस ये सर। रिंग ऐसे पड़ी है, इससे पी, इससे इतने डिस्टेंस पर, यहां पर हमको क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी है, दिख रहा है सबको। ये जो पेन है ये मेरी ब्लू लाइन है जो मैंने पेपर में वहां बोर्ड पर ड्रॉ कर रखी है, और ये मेरी रिंग है। अब ध्यान से देखो, मेरी अप्रोच क्या कहती है कि सबसे पहले मैंने क्या करना है सर, अप्रोच में क्या करते हैं सबसे पहले, हम बताओ सबसे पहले क्या करते हो अप्रोच में, याद है अप्रोच का पहला पॉइंट, पढ़ के नहीं आए बिल्कुल भी। अप्रोच का पहला पॉइंट क्या था, देखो, डी मास कट स्मॉल करेंगे। मास काटना सर, स्मॉल मास काटो फिर सबसे पहले। तो इसमें भी सबसे पहले क्या काटेंगे, एक डीएम मास का स्मॉल मास काटेंगे। इसकी वजह से इस पॉइंट पर क्या देखेंगे सर, फील्ड देखेंगे। इसकी वजह से इस पॉइंट पर क्या देखोगे, फील्ड फील्ड। देखोगे सर। तो यहां से एक फील्ड, अब देखो इसकी इसकी डायरेक्शन में फील्ड देखोगे, पहले तो यहां से यहाँ डिस्टेंस ले लो एक, यहां पर, ठीक। तो हमेशा फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए होता है, तो ये डीई हो गई सर इसकी। अब ये क्या है सर, थीटा बोल दो। अब रिंग है ना सर, रिंग से ये सारे डिस्टेंस सेम ही रहेंगे, चाहे यहां से लो, चाहे यहां से लो, चाहे यहां से लो, चाहे तुम रिंग ऐसे भी रख दो ना इस पॉइंट पर। अगर तुमको इमेजिन नहीं हो पा रहा तो बच्चे थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा एक बार घर जाके, तुम अगर हल्का सा भी पढ़ के नहीं आओगे ना इसको, तो ये वाला चैप्टर ग्रेविटेशन का ये वाले तो मैं करा दूंगा। देखो मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को 2 मिनट लगेंगे ये फॉर्मूला रखते हुए, ये देखो मैं कह दूंगा लास्ट में कि ये फॉर्मूला लर्न कर लो और हो गया। और तुम्हारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे, इसी फॉर्मूले को अगर लर्न कर लोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। बट फिर फायदा क्या होगा बच्चे इसका, तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आके फिर से तुम परेशान हो जाओगे कि वो डेरिवेशन कैसे हुई। बोर्ड्स में वो डेरिवेशन जरूरी होती है, समझ में आ रहा है। अभी हम इसका रिजल्ट ही दिमाग में रखेंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। आप पहले लीनियर वाले का अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ, फिर हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, अगर तुम चाहोगे तो। इसकी वजह से हमने फील्ड निकाली डीई, तो डीई के फिर से 2 कंपोनेंट हो गए बच्चे, कौन सा, एक तो डीई कौन सा इस साइड, डीई, कोस थीटा, और ऊपर की तरफ डीई साइन थीटा। साइन थीटा। ऐसे ही सर यहाँ पर एक डीएम काटूंगा, तो इसके भी ये डीई बनेगा उसका, उसके भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक डीई कोस थीटा, और इसके नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, डीई साइन थीटा। साइन थीटा। से साइन थीटा कट जाएंगे, इसका मतलब सिर्फ कौन से कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, डीई डीई कोस थीटा। तो इसीलिए अब यहाँ पर जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा वो किसका कंपोनेंट का इंटीग्रेशन होगा, सिर्फ डीई कोस थीटा का। और डीई में बस वही, डीई की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप सबको पता है, जीएम अपॉन में आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, जी डीएम अपॉन में आर स्क्वायर, ये वाला आर ले लो। तो वही वैसा ही करना है, आर की जगह क्या लिखोगे बच्चे, आर स्क्वायर लिख दो एक बारी के लिए तो, ठीक है। तो डी ई, अब डीएम कैसे निकालोगे इसमें, पहले क्या लिखते थे, पहले डीएम कैसे निकालते थे सर, टोटल लेंथ में मास कितना है एम, ऐसे निकालते थे ना। इसमें भी वही, लेकिन इसकी लेंथ कितनी होगी, रिंग की लेंथ एल थोड़ी होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, रिंग की, किसी एक रिंग की लेंथ जो उसकी क्या होती है, सरकम सरकम। तो लेंथ की जगह बस क्या लिखोगे, 2 पाई आर में मास है m, तो 1 में मास कितना है m/2 पाई आर, और हमने अगर dx लेंथ में काटा है तो dx लेंथ में कितना हो जाएगा, m/2 पाई आर इंटू। डीएक्स। क्लियर है सबको, हाँ या ना, यहाँ तक देख लो अच्छे से। कोई भी दिक्कत किसी को आ रही है, अगर तुमको ऐसा भी नहीं करना, तुमने डीएम ही मानना है, वो भी तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम डीएम ही मानना चाहते हो तो डीएम ही मान लो, ठीक है। अगर तुमने डीएम मानना है, वो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ डीएम निकालने का तरीका क्या है। अलग दोबारा बोल रहा हूं मैं, ये डेरिवेशन नहीं करने वाले
मैं सिर्फ आपको अप्रोच बता रहा हूँ। डेरिवेशन तभी करेंगे जब आप लोग कहेंगे, और वो तभी समझ में आएगी तुम्हें जब तुम क्या करके आओगे डेरिवेशन। जो मैंने 2 पार्ट के करवाए हुए हैं रोड का, मैंने दोनों केस में एक केस का परपेंडिकुलर वाला पार्ट तो पैरेलल वाला पार्ट तो करवा दिया। कौन सा पार्ट रह रहा है सिर्फ? परपेंडिकुलर वाला, जिसमें तुमने किसका इंटीग्रेशन करना है? डीई साइन फाई का। अगर वो करके आओगे तब इसकी डेरिवेशन समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। इसीलिए अभी इसको सिर्फ हम ऐसे लिख रहे हैं कि ये एक रिंग है, इस रिंग की वजह से, और तुम्हारा काम बन जाएगा इससे। ये एक रिंग है, इस रिंग की वजह से पी पॉइंट पर मेरे को क्या निकालना है? पी पॉइंट पर मेरे को क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, ध्यान रखना। जी एम एक्स अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी? 3/2। ये पी पॉइंट रिंग से कितनी दूर है बच्चे? एक्स डिस्टेंस दूर है। और रिंग की रेडियस कितनी है? आर। अप्रोच मैंने आपको बताई है, लेकिन इसकी डेरिवेशन तभी करने का फायदा है जब पिछली डेरिवेशन कंप्लीट करके आओ। क्लियर है सबको यहां तक? बोलो हाँ या ना अच्छे से। देखो बाद में मैं भी समराइज करा दूंगा, पहले ये रिजल्ट याद रहेगा सबको, हाँ या ना? फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे तो रिजल्ट याद करवाना मेरे दिक्कत है। बट तुम्हें इतना समझ में आ रहा है कि एक्स क्या है, आर क्या है, एम क्या है, ये समझ में आ रहा है सबको? एक्स क्या है कोई बता सकता है? डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन, पी डिस्टेंस, पॉइंट। हाँ पी पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द रिंग, डिस्टेंस बिटवीन पी पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द रिंग। क्लियर है हाँ या ना? देख लो अच्छे से। फिर भी कुछ पूछना चाहते हो तो आराम से पूछ लो। चले आगे पक्का? मैं दोबारा बता देता हूँ। रिंग पहले केस में जो हमने पढ़ा उसके फेस में सबसे पहले हमने रोड की बात करी। रोड का भी परपेंडिकुलर वाला जो मेन है उसको ही लर्न करो, दिमाग में रखो। उसका फॉर्मूला क्या बना सर हमारा? जी एम बाय एल को क्या लिखा था? लैम्डा अपॉन में ए, अंदर क्या लिखा बच्चे? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर? दूसरे केस में अभी रिंग की बात करी है तो उसका क्या लिखा है बच्चे बताओ मुझे? अभी अभी लिखा है जो हमने, जी एम वेरी गुड, जी एम एक्स अपॉन में आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3। 3/2। क्लियर है सबको हाँ या ना? देख लो मान लेंगे। चले आगे थोड़ा बहुत। हाँ कोई बात नहीं, अभी इतना ही दिमाग में रखो। इसके भी आगे बहुत केस होते हैं बच्चे, इनफाइनाइट रोड हो या ना हो, पर वो तभी करने का फायदा, देखो इनफाइनाइट में करने का कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो परपेंडिकुलर वाला केस किया पैरेलल वाला, उसके अकॉर्डिंग तो मैं बता ही सकता हूँ तुम्हें। जैसे तुमने लिखा जी लैम्डा ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। जब एक बात करें, ये हमारी रोड होती थी ना बच्चे, हाँ या ना? ये रोड थी और ये Yes, पी sir. पॉइंट, ये पी पॉइंट था। यहां से जो एंगल बन रहा था ये कितना बन रहा था? थीटा 1। और यहां से जो बन रहा था वो कितना बन रहा था? थीटा 2। अब ध्यान से देखो, अगर अगर ये रोड और बड़ी होती या ये पी पॉइंट यहां ना होके यहां होता तो ये लाइन कुछ ऐसे जाती, हाँ या ना? है ना? दिख रहा है ना? पी पॉइंट अगर शिफ्ट कर दूंगा तो लाइन कैसे शिफ्ट हो रही है, देख लो। तो एंगल ये वाला होता थीटा 1। अच्छा पी पॉइंट थोड़ा और दूर कर दे तो लाइन ऐसे जाती, हाँ या ना? देख लो अच्छे से। और एंगल ये होता। पी पॉइंट थोड़ा और दूर होता तो लाइन ऐसे जाती क्या? फिर थोड़ा और दूर होता तो लाइन ऐसे जाती, फिर लाइन ऐसे जाती। दिख रही है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? धीरे धीरे लाइन कैसे हो रही है बच्चे बताओ? ये देखो, अगर पी पॉइंट यहां होता तो लाइन ऐसे होती क्या? मान लो पी पॉइंट बहुत दूर है, थोड़ा सा और दूर करोगे तो लाइन और क्या हो जाएगी थोड़ी सी? ये थीटा 1 है। कुछ बोलते नहीं तो तुम्हें समझ में कैसे आएगा यार? कुछ तो बोलो, समझ में नहीं आ रहा ये भी बोल सकते हो। कुछ ही नहीं बोल रहे हो। ये थीटा 1 ये थीटा 2।
अगर मैं पी पॉइंट को और दूर कर, अगर तुम रट्टा मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझोगे नहीं तो 12th में परेशान होगे। रट्टा मारने के लिए तो बहुत बच्चे हैं, है ना, बहुत टीचर्स ऐसे कर बता देंगे तुम्हें थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या लेनी है, पर थोड़ा सा सोचो तो सही चीज को। अब मैं और दूर कर दूंगा तो ये लाइन और थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी सर, दिख रही है? यस सर। क्या फर्क आ रहा है थीटा में, देखो ध्यान से। ये लाइन धीरे 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 ज्यादा बेंड से कम बेंड होती जा रही है, धीरे 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 क्या होती जा रही है, स्ट्रेट होती जा रही है, दिख रहा है? यस सर। जब पी पॉइंट बहुत दूर हो जाएगा तो लाइन बिल्कुल क्या हो जाएगी, स्ट्रेट। स्ट्रेट हो जाएगी। उस केस में ये जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो इसीलिए जब बोलते हैं जब पी पॉइंट बहुत दूर हो, यानी पी पॉइंट कहाँ हो, इनफाइनाइट पर, तो जो थीटा 1 है और जो थीटा 2 है वो दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर जो फील्ड का फॉर्मूला पहले जी लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है, यहाँ पर थीटा 1 की जगह भी क्या लिख दोगे, 90 डिग्री। साइन 9, और थीटा 2 की जगह भी क्या लिख दोगे, साइन 9। 9। तो जी लैम्डा अपॉन ए साइन 90 कितना होता है, 1, ये भी साइन 90 कितना होता है, 1, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे, 2g लैम्डा अपॉन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी तुम्हें इसका समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फॉर्मूले में क्वेश्चंस जब करोगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। किस क्या है सर, जब वो रोड है वो लेंथ एल ना होकर उसकी लेंथ कितनी हो जाए, इनफाइनाइट, कितनी हो जाए उसकी लेंथ, इनफाइनाइट, सॉरी, ठीक है, समझ रहे हो? तो मैंने चाहे रोड को बड़ा कर दिया, चाहे मैं पी पॉइंट को बहुत दूर ले गया, बात दोनों क्या है, सेम है, ठीक है? अगर रोड इनफाइनाइट हो तब भी तुम ये फॉर्मूला लगा देना, क्या, 2g लैम्डा अपॉन ए, और लैम्डा क्या है कोई बताएगा, लैम्डा क्या है यहाँ पर, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, यानी मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर है सबको? ऐसे ही हमारे पास बच्चे स्फीयर के केस होते हैं, किसके केस होते हैं, स्फीयर। स्फीयर। स्फीयर में जब मैं होलो स्फीयर की बात करूंगा, जो अंदर से कैसा होता है, खाली, जो अंदर से खाली होता है, तो उसके अंदर जो मास होता है ना उसके सिर्फ एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये कैसी शेप होती है, एक किस्म से 2D। कैसा शेप होगा, 2D। सॉलिड स्फीयर जो होता है वो 3D में होता है। होलो और सॉलिड में फर्क क्या है, बट सॉलिड के अंदर भी सामान भरा हुआ होता है, लेकिन होलो अंदर से क्या होता है बच्चे, बिल्कुल खाली। यही फर्क है। सॉलिड स्फीयर का मतलब होता है अंदर भी सामान भरा हुआ है, होलो का मतलब अंदर से क्या है, खाली। और जिसके अंदर भी सामान भरा होता है उसमें वॉल्यूम की बात की जाती है। यहाँ पर होलो के अंदर अंदर तो कुछ है नहीं, इसलिए वॉल्यूम की बात नहीं की जाएगी, किसकी बात की जाएगी बच्चे, सिर्फ एरिया की। क्लियर है? अब इसके अंदर तुमको क्या करना है मैं दिमाग में दिखाता हूँ, देखो इसमें डेरिवेशन नहीं करनी तुमको, ये सिलेबस में भी नहीं है। एक स्फीयर है, दिख रहा है ये स्फीयर, इस स्फीयर का रेडियस बच्चे आर है। इस स्फीयर के 3 पॉइंट पे पूछते हैं। अब स्फीयर पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालोगे स्फीयर की वजह से, तो कहां कहां निकाल सकते हो, एक पॉइंट तो स्फीयर के कहां ले लो, बाहर, एक पॉइंट स्फीयर के कहां ले लो, सरफेस पे, और एक पॉइंट स्फीयर के कहां ले लो, अंदर। और कोई जगह बची बताओ, और कई जगह बची है क्या? या तो ग्रेविटेशनल फील्ड देखोगे, या तो स्फीयर के कहां देखोगे, बाहर देखोगे, या उसके कहां देखोगे, उसके सरफेस पे देखोगे, या उस स्फीयर के अंदर। इन तीनों के अलावा तो कोई बचता नहीं। तो ध्यान रखना, बस वही करना है तुमने, स्फीयर के अंदर और सॉरी बाहर और सरफेस पे तो कभी सोचना ही नहीं है। देखना, तुम्हें जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जनरल फॉर्मूला होता था वो याद है क्या, जी इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम, ई इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। वेरी गुड, ये पढ़ते थे ना, यही फॉर्मूला है। जब भी तुम स्फीयर के बाहर की बात करो, मान लो ये पी पॉइंट पर, पी पॉइंट बाहर है या नहीं है, पी आउटसाइड वाला दिख रहा है, तो ये सेंटर से डिस्टेंस लेना, सेंटर से कितनी डिस्टेंस दूर है, मान लो स्मॉल आर, कितने डिस्टेंस दूर है, स्मॉल आर। तो तुमने कुछ नहीं करना, ये स्फीयर जब तुम बाहर लोगे इसकी वजह से फील्ड, तो बिल्कुल वही फील्ड आएगा जो तुम अभी तक पढ़ते आ रहे हो जनरल। बस आर वो लेना जो पी पॉइंट तक का डिस्टेंस। अगर मान लो पी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है इस स्फीयर की वजह से,
तुमने देखना है पी पॉइंट कहाँ है। अगर पी पॉइंट कहाँ निकला आउटसाइड, तो तुम सीधा फॉर्मूला लगाना क्या सर, ई आउटसाइड इज इक्वल टू जीएम GM में, स्मॉल आर का स्क्वायर। ये आर याद रखना, ये आर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है। मान लो एस पॉइंट पर निकालनी हो और एस पॉइंट तक का डिस्टेंस है R1, तो क्या फॉर्मूला लगेगा एस पॉइंट पे फील्ड का? GM अपॉन R1 का स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात सबको? अगर क्यू पॉइंट पे निकालना है तो क्या लिखोगे? अगर ये R2 है तो क्या लिखोगे? GM अपॉन R2 2 का। का क्लियर है? ये आउटसाइड वाला है, आउटसाइड वाला ऐसा ही बिहेव करता है जैसे जनरल वाला बिहेव करता है। क्लियर सबको? कोई दिक्कत? देख लो अच्छे से। अब कहां पर आ जाएगा पॉइंट सर मेरा? सरफेस से बाहर से उठ के कहां पर आ जाएगा उसके? बाहर का तो पता लग गया, बाहर तो अब कहीं पर भी निकाल रहा हूं, मेरे पास फॉर्मूला है। अब कहां पर ले आऊं पी पॉइंट को? उसके स्फीयर के सरफेस पे। अब सर्फ स्फीयर का डिस्टेंस कितना है बच्चे? रेडियस कितनी है स्फीयर की? आर। तो फील्ड का फॉर्मूला सरफेस, सरफेस पे देखो, पहले पी पॉइंट से स्मॉल डिस्टेंस कितना था? पिछले केस में कितना था? R स्मॉल R। स्मॉल, है ना? जैसे ही पी पॉइंट सरफेस पे बात कर रहा हूं, पी पॉइंट अगर सरफेस पे है तो जो स्मॉल आ रहा है वही किसके इक्वल है? कैपिटल। R पी पॉइंट से डिस्टेंस स्मॉल आर है, वही कैपिटल आर के इक्वल है। तो फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जो स्मॉल आर था उसकी जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल आर। तो ये क्या हो जाएगा सर? उसके स्फीयर के सरफेस की बात। क्लियर है क्या सबको? देखो, हाँ या ना? एक तो स्फीयर के बाहर की फील्ड देखी है और एक स्फीयर के सरफेस पे बात करी है, और एक स्फीयर के कहाँ बात करोगे अब? अंदर। अंदर। अब स्फीयर के जब अंदर की बात करोगे तो आपको पता है फील्ड किसकी वजह से होता है? मास की वजह से। और जब होलो स्फीयर है तो अंदर तो कोई मास है ही नहीं, तो जब अंदर मास ही नहीं है तो अंदर फील्ड भी क्या होगा सर? 0। जीरो। तो होलो स्फीयर के इनसाइड जो भी फील्ड होता है वो कितना होता है? 0। क्लियर है सबको? यस सर। तो हमने 3 केस पढ़े हैं, एक हमने रोड का पढ़ा है, उसमें से एक पार्ट आपको करके आना है घर से। दूसरा हमने कौन सा केस पढ़ा है बताओ फील्ड का, रोड के बाद? स्फीयर स्फीयर से पहले एक पढ़ा था, ये बताया था, हेडसेट दिखाया था जिसमें मैंने, क्या था वो? रिंग। कौन सा केस था? रिंग का। रिंग। तीसरा कौन सा केस पढ़ा है अभी अभी? स्फीयर का स्फीयर। स्फीयर भी कौन सा वाला स्फीयर है ये? लीनियर लीनियर नहीं नहीं, होलो। 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 लीनियर स्फीयर तो कोई चीज ही नहीं होगी ना। स्फीयर की जब बात करोगे तो एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है ना? लेंथ, लेंथ में तो बात ही नहीं की हमने। यहाँ पर यस जो सर। डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरिया के अंदर है। और जो सॉलिड स्फीयर होगा वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा सर? वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि वो अंदर से भी क्या होगा सर? भरा हुआ होगा। क्लियर है सबको? समझ में आ रही है बात सबको? जैसे यस। अब मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो कुछ भी फर्क नहीं है दोनों में, बस अंदर वाले, अंदर में फर्क है ना। सॉलिड और होलो में कहाँ फर्क आया है? बस होलो अंदर से क्या होता है? खाली। और सॉलिड अंदर से क्या होता है बच्चों? भरा हुआ होता है। तो इनका जो फील्ड का डिफरेंस भी आएगा ना, वो भी सिर्फ इनसाइड में फर्क आएगा, आउटसाइड और सरफेस वाला बिल्कुल क्या रहेगा? सेम। जैसे ये स्फीयर है, अभी पी, अगर इसकी रेडियस आर है तो पहले कहां पर देखते थे फील्ड? इसके बाहर, आउटसाइड। कितने डिस्टेंस पर बोलते थे बच्चे इसको? स्मॉल आर डिस्टेंस पर। अब सॉलिड स्फीयर है, कोई भी फर्क नहीं आएगा, जैसा वहां फील्ड था सेम यहाँ कितना आएगा बच्चे? जीएम अपॉन में क्या? आर स्क्वायर। अच्छा, ये तो आउटसाइड की बात होगी, आर आउटसाइड लिख देता हूं। अब कहां करते थे सर? आउटसाइड पॉइंट पे निकालने के बाद कहां निकालता था फील्ड में? बताओ उसके। एक तो आउटसाइड पॉइंट पे निकाल दी फील्ड, अब कहां निकालूंगा आउटसाइड पॉइंट के बाद? सरफेस पे। सरफेस पे। सरफेस पे क्या फर्क आ जाता था? बस स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाता था? कैपिटल आर के। कैपिटल आर। एट सरफेस स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो ई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जीएम अपॉन में कैपिटल आर का।
ये एट सरफेस की बात हुई, और ये कहां पर है सर? आउटसाइड। बाहर, अब कौन सा पॉइंट रह गया सिर्फ? अंदर, अंदर, इनसाइड, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड। सर होलो स्फीयर होता तो इनसाइड क्या होता? 0। 0। लेकिन 0 सॉलिड स्फीयर के इनसाइड 0 नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर से खाली नहीं है, वो अंदर से भरा हुआ है। ता, तो पी पॉइंट यहाँ कहीं ले लूं, अगर इसकी रेडियस आर है और पी पॉइंट तक का डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ स्मॉल आर। कितना? स्मॉल आर। स्मॉल आर, इस पी पॉइंट पर अगर मेरे को फील्ड निकालनी है तो क्या करना है आपने? ध्यान से देखना, कुछ नहीं, अच्छा, जी एम आर अपॉन में आर का क्यूब, जी एम आर अपॉन में आर का क्यूब, ये इसका क्या क्यूब, आ जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना तुम्हें, और कुछ भी नहीं करना, बस यही फर्क है। अब इसका यस ग्राफ सर, वगैरह कल देखेंगे। अगर इतना सारा कुछ एक बार में, इसका डेरिवेशन कर सकते हो। इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, गोस लॉ से करते हैं इसको। बट जो गोस लॉ है वो अच्छे से तुम पढ़ोगे 12th क्लास में, और 12th क्लास में ही इसकी डेरिवेशन होगी। कल हम कोशिश करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल ले आए, कल या नेक्स्ट क्लास में, सॉरी, है ना, नेक्स्ट क्लास में इसकी न्यूमेरिकल लेके आएंगे। और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कितना पोर्शन इसका कवर कर लिया। न्यूमेरिकल के टाइम ज्यादा समझ में आती है चीजें, ठीक है। अभी तो मैं यस सोच रहा था कि डेरिवेशन तुम्हें समझ में आ जाए, बट अगर डेरिवेशन समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी जेई प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं बोर्ड में। लेकिन इसकी तो डेरिवेशन नहीं, जो लीनियर रोड वाली तुमने पढ़ी है उसकी तो डेरिवेशन आएगी ही आएगी। तो घर पर जाके उसकी डेरिवेशन अच्छे से करना। क्लियर है यस सबको? सर, हाँ, इसकी डेरिवेशन अच्छे से करना। थोड़ा सा हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है सर? रोड की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या आया था सर? जी लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, 2। ये फील्ड आया है रोड का, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से। सेकंड, इसी का ही जब केस पढ़ता हूं, इसी का ही सब केस क्या है सर? यही रोड कैसी हो जाए अगर इनफाइनाइट, तो थीटा 1 और थीटा 2 किसके इक्वल हो जाएंगे? 90 डिग्री के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी साइन 91, 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2। तो 2 फॉर्मूला क्या जी लैम्डा अपॉन ए, बचे? थर्ड केस में क्या था? थर्ड केस में हमने बात करी है सर किसकी? रिंग की। रिंग के केस में क्या था सर? फील्ड जी एम एक्स अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। और उसके बाद हमने स्फीयर पढ़े हैं, होलो स्फीयर पढ़ा है और सॉलिड स्फीयर पढ़ा है। दोनों के केस में सर आउटसाइड वाला फील्ड और सरफेस वाला फील्ड क्या रहता है सर? इस आउटसाइड तो रहता है जीएम अपॉन में आर का स्क्वायर, और सरफेस क्या रहता है? जीएम अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। होलो के अंदर इनसाइड वाला फील्ड क्या हो जाता है बच्चे? 0। लेकिन सॉलिड स्फीयर के अंदर इनसाइड वाला फील्ड किसके इक्वल आता है? जी एम आर अपॉन में आर का क्यूब। ये इसका फॉर्मूला था। आउटसाइड और ये तो सेम रहता है, सेम। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार जाकर इसको रिवाइज करना अच्छे से। थोड़ी चीजें ऐसी है जो दिमाग में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन अगर डेरिवेशन एक बार कर लोगे ना, जब डेरिवेशन आ गई बीच में इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि अजीब सा है, बट एक बार इसको अच्छे से करके आना, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे फिर, ओके। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, कर दे।